प्रवेश एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी भारत के इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त दौर की बात करेंगे जिसे उसका स्वर्ण युग कहा जाता है, पाल साम्राज्य। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये कहानी है कला की, ज्ञान की और एक ऐसी विरासत की जो कांसे में ढलकर पूरे एशिया में फैल गई। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी किसी राजा के दरबार से नहीं बल्कि एक खोज से शुरू होती है। साल था 1930 और जगह थी बिहार का एक छोटा सा गांव कुर्कीहार। वहां कुछ मजदूर ईंटों के लिए जमीन खोद रहे थे और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जमीन के टीले के कोई 25 फीट नीचे एक दो नहीं बल्कि पूरी 226 बेहद खूबसूरत कांसे की मूर्तियां छिपी हुई थी। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां देवी तारा की थीं। कुछ को तो बौद्ध भिक्षुओं ने मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में इतनी सावधानी से रखा था मानो वो किसी अनमोल खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए महफूज रख रहे हों। इस एक खोज ने इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ये खजाना किस खोई हुई दुनिया का था? ये शानदार कलाकृतियां किस महान साम्राज्य की कहानी कह रही थीं? और इसका जवाब है पाल साम्राज्य, एक ऐसा राजवंश जिसने 8वीं से 12वीं सदी तक यानी लगभग 400 सालों तक बंगाल और बिहार पे राज किया। और इन मूर्तियों के पीछे छिपी है उनके उदय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। पालों के आने से पहले का जो दौर था, गौड़ साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल में पूरी तरह से अराजकता फैली थी। उस स्थिति को कहते थे मत्स्य न्याय, मतलब जंगल राज, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस भयानक अराजकता को खत्म करने के लिए 750 ईस्वी में वहां के स्थानीय सरदारों ने मिलकर कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था। उन्होंने किसी राजा के बेटे को नहीं बल्कि अपने बीच से ही एक काबिल नेता को अपना राजा चुना। उनका नाम था गोपाल। ये प्राचीन भारत में एक तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। गोपाल के साथ ही पाल वंश की नींव पड़ी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाल शब्द का मतलब ही होता है रक्षक, और उन्होंने वाकई अपने नाम को सच साबित किया। इस एक वंश ने पूर्वी भारत को सैकड़ों सालों की स्थिरता और तरक्की दी। ये कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था। गोपाल से लेकर धर्मपाल और देवपाल जैसे महान सम्राटों तक, और फिर महिपाल प्रथम और रामपाल जैसे शासकों के दौर तक पालों ने लगभग 400 साल राज किया। ये भारतीय इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उन कांस्य मूर्तियों पर जो कुर्कीहार में मिली थीं। ये जो असाधारण कला थी वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, ये उस साम्राज्य की गहरी धार्मिक आस्था को दिखाती थी। तो सवाल उठता है कि पाल कारीगरों ने इतनी लाजवाब मूर्तियां आखिर बनाई कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस तकनीक थी जिसे साइपर ड्यू या लॉस्ट वैक्स मेथड कहा जाता है। देखिए ये प्रक्रिया कितनी कमाल की थी। पहले कलाकार मोम से एक परफेक्ट मॉडल बनाता, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर एक सांचा तैयार किया जाता। जब उसे गर्म करते तो सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता और अंदर एक खाली जगह बन जाती। फिर उस खाली सांचे में पिघला हुआ कांच भर दिया जाता और आखिर में जब सब ठंडा हो जाता तो मिट्टी के सांचे को तोड़ दिया जाता और अंदर से निकलती एक शानदार बेमिसाल मूर्ति। और कमाल की बात यह है कि ये कला सिर्फ कांसे तक ही नहीं थी। पाल कला शैली की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि चाहे धातु हो या पत्थर, दोनों में ही एक जैसी खूबसूरती और जान दिखाई देती थी। आप खुद देखिए, देवी तारा की इन कांसे और पत्थर की मूर्तियों में कितनी समानता है। तो इस कला की प्रेरणा कहाँ से आई? पाल शासक महायान और बाद में वज्रयान बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनकी कला पर बौद्ध देवी देवताओं और उनके दर्शन का गहरा असर साफ दिखता है, जैसा कि हमें देवी तारा की इतनी सारी मूर्तियों से पता चलता है। बौद्ध धर्म की कला और विचारों का ये विकास सिर्फ मंदिरों या मठों तक ही सीमित नहीं था। इसी ने जन्म दिया साम्राज्य के महान बौद्धिक केंद्रों को, जो उस समय के ग्लोबल यूनिवर्सिटीज थे। पाल शासकों ने नालंदा जैसे पुराने विश्वविद्यालयों को फिर से जिंदा किया और विक्रमशिला और सोमपुरा जैसे नए विश्वविद्यालयों को बनवाया। ये सिर्फ मठ नहीं थे, ये ज्ञान के वो विशाल केंद्र थे जहां पूरे एशिया से स्कॉलर्स पढ़ने और पढ़ाने आते थे। ये उस दौर के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड थे।
ये यूनिवर्सिटीज ज्ञान के एक्सपोर्टर थे। अतिशा दीपंकर जैसे महान विद्वान यहीं से निकलकर तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक गए और अपने साथ पाल साम्राज्य का बौद्ध दर्शन, कला और संस्कृति भी ले गए। और यहीं से हम पाल साम्राज्य के सबसे बड़े असर की ओर बढ़ते हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय विरासत। ये सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं था, ये व्यापार, कूटनीति और आर्किटेक्चर के जरिए विचारों का एक ग्लोबल एक्सचेंज था। और हमारे पास इसका पक्का सबूत भी है। नालंदा से मिले एक तांबे के शिलालेख से पता चलता है कि पाल सम्राट देवपाल ने जावा और सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के कहने पर नालंदा में एक मठ के रखरखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये दिखाता है कि पाल साम्राज्य की इज्जत पूरी दुनिया में थी। पालों के समय में बंगाल में आर्किटेक्चर की एक नई और अनोखी शैली का भी जन्म हुआ। ये देखिए, ये सोमपुरा महाविहार का नक्शा है, जिसमें एक यूनिक क्रॉस के आकार का सेंट्रल टेम्पल है। ये उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी डिजाइन था। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, देखिए ये आर्किटेक्चरल आइडिया कैसे दुनिया में फैला। ये 9वीं सदी में बने सेंट्रल जावा के चंडी सेवु मंदिर का नक्शा है। समानता देखिए, ये साफ दिखाता है कि पालों के आर्किटेक्चरल आइडियाज समुद्र पार करके इंडोनेशिया तक पहुंचे और वहां के बड़े बड़े स्मारकों को प्रभावित किया। और अगर फिर भी कोई शक रह गया हो तो 14वीं सदी का एक जावानीज ग्रंथ नाकर कृतागम इस बात का सीधा जिक्र करता है। उसमें लिखा है कि जावा में गौड़ से लोग लगातार आते थे। गौड़ यानी पाल साम्राज्य का दिल। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो हमने एक जबरदस्त सफर तय किया है, बिहार के एक खेत में छिपे खजाने से लेकर पूरे एशिया में फैली एक विरासत तक। चलिए अब फटाफट से उन मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने पाल साम्राज्य के बारे में सीखी हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो सार ये है, पालों ने मत्स्य न्याय यानी अराजकता खत्म करके पूर्वी भारत में शांति और स्थिरता लाई। वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, जिससे उनकी शानदार कला को प्रेरणा मिली। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय बनाए और उनका असर व्यापार और संस्कृति के जरिए नेपाल, तिब्बत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक महसूस किया गया। पाल साम्राज्य जैसे टॉपिक सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो मुफ्त मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स के लिए praveshexam.com पर रजिस्टर करें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर नालंदा और विक्रमशिला जैसे पाल साम्राज्य के महान विश्वविद्यालय कभी नष्ट ना हुए होते तो आज एशिया का इतिहास और हमारी बौद्धिक दुनिया कितनी अलग हो सकती थी।